अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद हसन एग्रानोमिस्ट। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पे लाइक करें, कमेंट करें और ताकि मुझे नए इश्यूज़ के हवाले से पता चल सके। पिछले कुछ दिनों से आप दोस्तों के, कुछ ज़िम्मेदार दोस्तों के कमेंट आए थे कि एक बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम आता है चारे के हवाले से ज़िम्मेदार दोस्तों को। बरसेम की फसल में जड़ का और तने का गलाव का प्रॉब्लम जो आता है, तो ज़िम्मेदार दोस्तों का सवाल आए थे मेरी मेरी वीडियोस पे कि आप इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाएं कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ताकि ये मसला ना आए। दोस्तों, बरसेम की अगर इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो ये 1904 में मिस्र से इंडिया में ये ट्रांसफ़र हुई थी। तो इसलिए आज तक इसको बरसेम की जो मशहूर वैरायटियाँ उसमें मिस्री बरसेम को आज भी सबसे अच्छा, उसमें इंडिया में ट्रांसफ़र के बाद इसको बाद में फिर पाकिस्तान और बाकी इर्द गिर्द के चंद मुल्कों में आजकल भी इसको बहुत अच्छे चारे के तौर पे लगाया जाता है। इसमें अगर प्रोटीन की परसेंटेज की बात की जाए तो 18 से 20% इसमें प्रोटीन होती है और ये जानवरों के लिए बहुत अच्छा चारा है। और ये नवंबर से लेकर तो मई तक ये तकरीबन 7-8 महीने ज़िम्मेदार दोस्तों को इसका बहुत फ़ायदा होता है। 7-8 इसकी 6 से 7-8 कटिंग भी इसकी मिल जाती। और हमारे जानवरों वाले के हवाले से एक बहुत अच्छा ये चारा कंसीडर होता है। इसकी बार बार कटाई करके हमारे चारे की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सकता है। अब अगर बात करें इसको प्रॉब्लम को जो आ रहा है, पिछले चंद सालों से मैं देख रहा हूँ, फील्ड में हूँ मैं भी। पहले ये मसला नहीं आता था, लेकिन ये पिछले 2-3 साल से ये मसला हर साल बढ़ता जा रहा है। और ये कई जगहों पे जड़ का गलाव आता है, कई जगहों पे इसका तने का गलाव आता है। दोस्तों, अगर इसमें गलाव की सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है, तो गलाव की वजह ये फंगस की एक किस्म है। अगर उसको टेक्निकली बात करें तो सेक्लेरोटीनिया सेक्लोरेशियम, ये एक फंगस की किस्म है। उसकी वजह से ये इसका तने का जो गलाव है वो आता है। अब इसका कैसे ये एक जगह पे से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, पानी के साथ, उसके अलावा जो हमारे ट्रैक्टर, मशीनरी, औज़ार, सीड, ये मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से एक जगह से, एक खेत से दूसरे खेत में ये शिफ्ट होती जाती है। और ये इस जो बीमारी का शदीद जो हमला है या ज़्यादा हमला है, ये जनवरी फरवरी में इसका हमला जो है वो एंड दिसंबर से लेकर जनवरी और फरवरी के कुछ दिनों में इसका हमला जो है वो बढ़ जाता है। तो इस होती क्यों है? बहुत ज़्यादा नमी की वजह से ये होती है। और किस तरह की ज़मीनों में इसका ज़्यादा अटैक होता है? जो ज़्यादा पक्के वाट की ज़मीनें हैं, जो चिकनी मिट्टी वाली ज़मीनें हैं, उसमें इसका अटैक जो है वो ज़्यादा आता है। क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन में जो हम पानी लगाते हैं वो वत्तर जल्दी खुश्क नहीं होता, तो ये फंगस जो है ज़्यादा नमी की वजह से उसमें वहाँ पे ये फलती फूलती रहती है। और टेम्परेचर अगर 15 से लेकर 20 तक हो तो इसका जो हमला है वो खेत में आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। शुरू में ये जो तने का नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे इसका अटैक आता है, तो इसके जो स्पोर होते हैं वो सफ़ेद किस कलर के होते हैं। उसके बाद ऐसा ऐसा वो वहाँ जैसे जैसे वो उसमें मुतासर होता है फिर वो काला होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे काला होता जाता है तो वो अल्टीमेटली वो फसल उसकी ख़राब हो जाती है, उसका तना भी और नीचे जड़ें भी। और हमें दो तरह के वहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं। एक तो हमारे चारे का नुकसान होता है, चारे की उस टाइम अल्टरनेट नहीं होता, और उसमें जो पहले थोड़े से एरिए से अगर कटाई करें तो ज़्यादा जानवर उसको फीड किया जा सकता। अब उसी एरिए से अगर कटाई करने के बाद थोड़ा एरिया, और उसके साथ जो दूसरा है कि ये जो फंगस से मुतासरा जब चारा हम जानवरों को खिलाते हैं
तो जानवर उससे हमारे बीमार होना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जानवरों को भी मसाइल आते हैं। तो इस मसले से बचने का हल क्या है? तो इस मसले से बचने का हल है कि हम एक तो सबसे पहले ज़मीन का इंतखाब ऐसी करें, ज़मीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा पक्के वाट की ज़मीन ना हो। उसके बाद ज़मीन के बाद ये कि हम इन महीनों में जब सूरज की रोशनी वगैरह ज़्यादा नहीं होती और जब ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैनोपी बना लेती, तो इन महीनों में आप पानी का थोड़ा सा दौरानिया जो है वो बढ़ा दें। उससे भी आप देखेंगे इसका जो है वो इस पे अटैक जो है वो कम आएगा। उसके बाद आ जाता है कि हम और इसको केमिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको ज़हरें या खादें ऐसी कौन सी दें जिससे ये कंट्रोल। तो खादों में अगर आप सल्फ़र बेस्ड जो खादें हैं अगर वो देंगे, जैसे अमोनियम सल्फेट है या यूरिया के साथ सल्फ़र को मिक्स करते जाएं और हर कटाई के बाद कोशिश करें कि आप इसको 2 किलो सल्फ़र, 2 से 3 किलो सल्फ़र या अमोनियम सल्फेट का एक बैग लगाएं। उसके अलावा आप इसको फंजीसाइड फ्लड करें और फंजीसाइड का स्प्रे करें। अब फंजीसाइड में कौन सी फंजीसाइड इसका बेहतर कंट्रोल देती है? तो फंजीसाइड में जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव देखा फंजीसाइड वो है कि फोस्टाइल एलुमिनियम। फोस्टाइल एलुमिनियम मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड से दस्तयाब है, अब उसको आप ले सकते हैं। बायर कंपनी का ब्रांड इलियट के नाम से है और भी कुछ कंपनियां इसको मार्केट कर रही हैं। तो आप उसका आधा किलोग्राम फ़ी एकड़ उसको फ्लड कर सकते हैं पानी के साथ, उससे भी वो कंट्रोल आएगा। या आप उसको 1 पाव 250 ग्राम फ़ी एकड़ आप उसका स्प्रे करेंगे तो उससे भी उसको कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन इसका बेस्ट जो कंट्रोल है या बेस्ट तरीका है कि आप बीमारी को खेत में आने ना दें। जैसे ज़मींदार दोस्त आलू के इलाके में आलू के ज़मींदार जानते हैं कि बीमारी आने से पहले ही ज़मींदार उसको एहतियाती स्प्रे भी करते रहते हैं और पानी वगैरह और बाकी मैनेजमेंट भी उस तरह की करते रहते हैं। तो आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप इसको आने से पहले कंट्रोल करें। जब ये मसला आ जाएगा फिर कंट्रोल मुश्किल भी होता है और अच्छा भी नहीं मिलता। आप स्पेशली ये जनवरी फरवरी में आप इसको 1 या 2 दफ़ा फर्स्टाइल एल्युमिनियम को फ्लड कर दें। उसके अलावा आप सल्फ़र को, जैसे मैंने बताया है कि आप 3 से 4 दफ़ा 2-2 किलो सल्फ़र इसको फ्लड करें या अमोनियम सल्फेट जो है वो उसका यूरिया के बजाय अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें, तो फिर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी फंजीसाइड हैं कुछ, जैसे थायोफनेट है, उसका भी कुछ ना कुछ जो है वो रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट जो है फंजीसाइड में वो फर्स्टाइल एल्युमिनियम का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।